ये कहानी है एक ऐसी युवती की जिसने राजा की जान बचाई और बदले में मांगे 3 अनोखे वचन। क्या होगा जब एक साधारण सी दिखने वाली स्त्री रानी बनकर महल में प्रवेश करेगी और तभी शुरू होगा एक रहस्य और प्रतिशोध से भरा अद्भुत अध्याय। बात बहुत पुराने जमाने की है। एक राज्य था अभयगढ़। इस राज्य पर राज करते थे महाराज विजेंद्र प्रताप सिंह, जिनकी गिनती उस समय के सबसे प्रभावशाली और पराक्रमी राजाओं में होती थी। महाराज को शिकार का बेहद शौक था। जंगलों में घूमते, बाण चलाते और अपने शौर्य का परिचय देते रहते। उनके महल में 3 रानियां थीं, रानी सोनालिका, रानी मालिनी और रानी वैशाली। महाराज का प्रेम भी तीनों रानियों के प्रति बराबर था। रानी सोनालिका और रानी मालिनी से महाराज को एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। एक बार की बात है, महाराज विजेंद्र प्रताप सिंह शिकार के लिए जंगल की ओर निकले थे। कई घंटे बीत गए लेकिन उन्हें कोई शिकार नजर नहीं आया। फिर उन्होंने सोचा क्यों न थोड़ा और भीतर जाया जाए, शायद वहां कुछ मिले। यह सोचकर वे अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ घने जंगल के अंदर तक चले गए। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़े, वातावरण और भी रहस्यमय होता गया। तभी अचानक उनकी नजर सामने एक शेर पर पड़ी। महाराज सतर्क हो गए और उस शेर पर वार करने की तैयारी करने लगे। वे अभी उस पर बाण चलाने ही वाले थे कि पीछे से एक और शेर ने उन पर अचानक हमला कर दिया। यह हमला इतना तेज और अप्रत्याशित था कि महाराज को संभलने का मौका भी नहीं मिला। उनके साथ खड़े सैनिक भी यह सब देखकर स्तब्ध रह गए। वे कुछ समझ ही नहीं पाए कि क्या करें। तभी दूर कहीं से एक बाण हवा को चीरता हुआ आया और सीधे उस शेर की गर्दन में जा धंसा जिसने महाराज पर हमला किया था। बाण इतना सटीक और तीव्र था कि शेर वहीं गिर पड़ा, निढाल और निर्जीव। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि महाराज और उनके सैनिक अचंभित रह गए। सबकी नजर उस दिशा में गई जहां से बाण आया था। उन्होंने देखा कि एक घोड़े पर सवार एक युवती सामने आ रही थी। वही युवती थी जिसने अपने एक बाण से महाराज की जान बचाई थी। जैसे जैसे वह निकट आई, उसकी आंखों में साहस की चमक और चेहरे पर अपूर्व शौर्य दिखाई दे रहा था। महाराज ने उसके पास आकर गंभीर स्वर में कहा, हे देवी, आज आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर और मेरी प्रजा पर महान उपकार किया है। हम आपके ऋणी हो गए हैं। कृपया बताइए, हम आपके इस उपकार का प्रतिदान कैसे कर सकते हैं? आप हमसे जो चाहें मांग सकती हैं। युवती ने महाराज की बात ध्यान से सुनी और फिर धीरे से कहा, अगर आप मुझे सच में कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे सिर्फ 1 नहीं 3 वचन चाहिए। महाराज थोड़े हैरान हुए पर बोले, अगर तुम्हारी मांगे उचित हों तो मैं तुम्हें 3 वचन दूंगा। बोलो, क्या मांगना चाहती हो? युवती ने गहरी नजरों से महाराज की ओर देखा और बोली, पर महाराज, पहले आप वचन दीजिए कि मेरी 3 मांगे सुनने के बाद आप पीछे नहीं हटेंगे। महाराज को युवती की ये बात कुछ अजीब सी लगी, लेकिन उन्होंने गंभीरता से कहा, हमने अगर एक बार वचन दे दिया तो उसे निभाना हमारा धर्म है। तुम जो भी कहोगी मैं उसे पूरा करूंगा। महाराज की बात सुनकर युवती बोली, मुझे आपसे एकांत में बात करनी है। कृपया अपने सैनिकों को थोड़ा दूर भेज दीजिए। मैं चाहती हूँ कि हमारी ये बातचीत केवल हम दोनों के बीच ही रहे। महाराज ने सैनिकों की ओर इशारा किया और उन्हें दूर जाने को कहा। जैसे ही वे दूर गए, महाराज ने युवती से पूछा, अब बताओ देवी, तुम कौन हो और क्या कहना चाहती हो? युवती ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मेरा नाम अंबिका है और मुझे अनार खाना बहुत पसंद है। इसलिए मेरी पहली मांग है कि आपके राज्य में मेरे लिए अनारों का एक बाग लगाया जाए। महाराज ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, ठीक है अंबिका, मैं तुम्हारी यह पहली मांग स्वीकार करता हूँ। हमारे राज्य में शीघ्र ही अनार का एक सुंदर बाग लगाया जाएगा। अंबिका ने फिर कहा, अब मेरी दूसरी और तीसरी मांग है कि आपको मुझसे विवाह करना होगा और इसके साथ ही आप कभी मुझसे मेरे परिवार के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। महाराज को यह सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वे अपने वचन से बंधे हुए थे। मन ही मन वे सोचने लगे, मेरी 3 रानियां मुझे बहुत प्रिय हैं। महाराज मन ही मन बहुत कुछ सोच रहे थे। उन्हें यह बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि वे क्यों ऐसी स्त्री से विवाह करने जा रहे हैं
जो न तो दिखने में विशेष आकर्षक थी और न ही किसी राजघराने की प्रतीत हो रही थी, परंतु उन्होंने जो वचन दिया था उसका पालन करना उनका धर्म था, इसलिए वे कुछ कह नहीं सके। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तुमसे विवाह नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि मैंने तुम्हें वचन दिया है इसलिए मैं अपना वचन अवश्य निभाऊंगा। मैं तुम्हारी तीनों मांगें स्वीकार करता हूँ और तुमसे विवाह के लिए तैयार हूँ। इसके बाद महाराज ने अपने सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया, हम इसी जंगल में इस युवती से विवाह करेंगे और उसके बाद ही राजमहल लौटेंगे। विवाह की सारी तैयारियां यहीं की जाएं। महाराज की बात सुनते ही सभी सैनिक चौंक गए। कोई महाराज की ओर देख रहा था तो कोई उस साधारण सी दिखने वाली युवती की तरफ। सबके मन में यही प्रश्न था कि आखिर महाराज इस युवती से विवाह क्यों करना चाहते हैं। यह तो न रूपवती है, न ही किसी रानी जैसी प्रतीत होती है, परंतु सैनिकों को आदेश का पालन करना था। जल्द ही जंगल में ही विवाह की सारी तैयारियां की गईं और वहीं महाराज विजेंद्र प्रताप सिंह ने उस युवती अंबिका से विवाह कर लिया। विवाह के बाद महाराज अपनी नई रानी के साथ महल की ओर रवाना हुए। जैसे ही वे महल के निकट पहुंचे, सैनिकों ने राजमहल में यह सूचना पहुंचा दी कि महाराज विवाह करके लौट रहे हैं, ताकि तीनों रानियां नई रानी का स्वागत कर सकें। राजमहल में यह खबर फैलते ही तीनों रानियां चकित रह गईं। बड़ी रानी ने आश्चर्य से कहा, महाराज तो किसी युद्ध पर नहीं गए थे, फिर किस राजकुमारी से विवाह करके लौट रहे हैं। तभी छोटी रानी बोली, महाराज तो शिकार के लिए गए थे, कहीं किसी जंगल की लड़की से तो विवाह करके नहीं आ रहे। तीनों रानियों के मन में अपने अपने संशय उठ रहे थे। वे सोच रही थीं कि न जाने वह नई रानी कैसी होगी, कैसी उसकी चाल ढाल और व्यवहार होगा। तभी बीच वाली रानी बोली, क्या पता वह बहुत सुंदर हो, तभी तो महाराज ने उसे विवाह के योग्य समझा होगा। छोटी रानी ने तुरंत कहा, अगर वह सुंदर और गुणों से भरपूर निकली तो महाराज तो बस उसी के हो जाएंगे, फिर इस महल में हमारा मान सम्मान घट जाएगा। इन सब चिंताओं और कल्पनाओं के बीच तीनों रानियां अपनी दासियों के साथ नई रानी के स्वागत की तैयारियों में जुट गईं। कुछ समय पश्चात महाराज अपनी नई रानी अंबिका के साथ राजमहल के द्वार पर पहुंचते हैं। राजमहल के सभी सेवक, मंत्री, रानियां और सैनिक स्वागत के लिए एकत्र हो जाते हैं। सबके मुख से जय जयकार की ध्वनि गूंजने लगती है। महाराज विजेंद्र प्रताप सिंह की जय, रानी अंबिका की जय। जैसे ही रानी अंबिका रथ से उतरती हैं, वहां उपस्थित सभी लोग उन्हें देखकर चकित रह जाते हैं। कुछ के चेहरों पर विस्मय था तो कुछ के मन में सवाल। सबके बीच कानाफूसी शुरू हो जाती है। बड़ी रानी धीरे से छोटी रानी से कहती हैं, महाराज ऐसी साधारण सी स्त्री को विवाह करके क्यों लाए हैं? क्या उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई थी? छोटी रानी भी तंज कसती हुई कहती है, सच कहूं तो ये तो किसी सामान्य परिवार की स्त्री जैसी लग रही है। इसमें ऐसा क्या था जो महाराज ने इसे रानी बना दिया? तभी बीच वाली रानी शांत स्वर में बोलती है, तुम दोनों तो बस कमियां ही खोजती रहती हो। मुझे तो नई रानी बहुत सुंदर लग रही है। उसके चेहरे का तेज देखो, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई दिव्य शक्ति हो। उसकी आंखों में कुछ रहस्यमयी गहराई है। इसी बीच कुछ दासियां भी अपने अपने मन में राय बना रही थीं। किसी को रानी अंबिका बहुत साधारण लगी तो किसी को अत्यंत सुंदर और तेजस्विनी। यह रहस्य और भी गहराता गया कि आखिर क्यों हर व्यक्ति को रानी अलग अलग रूप में प्रतीत हो रही थी। छोटी रानी धीरे से कहती है, हमारे लिए तो अच्छा ही है कि ये रानी इतनी साधारण है। महाराज का ध्यान हम पर ही रहेगा। बड़ी रानी सहमति में सिर हिलाती है। हो सकता है महाराज ने किसी उपकार के कारण ही इसे विवाह किया हो। इन सब विचारों और संशयों के बीच तीनों रानियां मुस्कान के साथ नई रानी अंबिका का स्वागत करती हैं। इसके बाद महाराज तीनों रानियों से कहते हैं, ये है रानी अंबिका। इन्होंने आज जंगल में एक शेर से मेरी जान बचाई है। यह न केवल सुंदर है बल्कि अत्यंत वीर और निडर भी हैं। बीच वाली रानी तुरंत चिंतित होकर पूछती हैं, क्या शेर? आप दोनों ठीक तो हैं महाराज? महाराज मुस्कुरा कर कहते हैं, हाँ, हम दोनों पूरी तरह कुशल हैं। इसके बाद सभी लोग महल के अंदर चले जाते हैं।
रानी अंबिका बारी बारी से तीनों रानियों के चरण छूने झुकती हैं। जब अंबिका बड़ी रानी के चरणों को छूती हैं, तो बड़ी रानी को एक अजीब सा झटका लगता है, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें छू लिया हो। वो अचानक से खड़ी हो जाती है। वे कुछ पल रानी अंबिका को हैरानी से चुपचाप देखती रहती है। रानी अंबिका के चेहरे पर एक शांत, सौम्य मुस्कान बनी रहती है। फिर जब वह बीच वाली रानी के चरणों में झुकती है, तो वह उन्हें स्नेह से अपने गले से लगा लेती है। अंत में जब रानी अंबिका छोटी रानी के चरण छूती हैं, तो छोटी रानी को भी वैसा ही झटका लगता है जैसा बड़ी रानी को लगा था। वह चौंक कर अचानक से खड़ी हो जाती है और अंबिका की ओर आश्चर्य से देखने लगती है। फिर भी अंबिका के चेहरे पर वही शांत मुस्कान बनी रहती है, एक ऐसी मुस्कान जो किसी रहस्य की ओर इशारा करती थी। सभी कार्यक्रम पूरे हो जाने के बाद महाराज रानी अंबिका को लेकर एक विशेष कक्ष में जाते हैं, जहां बड़े महाराज और राजमाता के चित्र लगे हुए होते हैं। महाराज उन चित्रों के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और श्रद्धा से कहते हैं, पिताश्री और माताश्री, यह आपकी नई बहू है, रानी अंबिका। आज इन्होंने ही मेरी जान बचाई है। कृपया इन्हें अपना आशीर्वाद दीजिए। रानी अंबिका श्रद्धा से झुककर दोनों चित्रों के चरणों को छूती हैं। जैसे ही वह ऊपर देखती है, उन्हें लगता है कि बड़े महाराज और राजमाता के चित्रों की आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो आंसू सीधे महाराज के हाथों पर गिरते हैं। महाराज चौंक जाते हैं। यह पानी कहाँ से टपका? वह सोचते हैं। वे ऊपर की ओर देखते हैं, लेकिन वहां कुछ भी नहीं होता। उसी समय रानी अंबिका चित्रों की ओर देखकर मन ही मन कहती हैं, राजमाता, अब जब मैं यहाँ आ गई हूँ तो कुछ भी बुरा नहीं होगा। जो कुछ गलत हुआ है उसका हिसाब जरूर होगा। आपकी यह बेटी आपको वचन देती है। महाराज थोड़े भावुक होकर कहते हैं, अंबिका, यह हमारी बदकिस्मती है कि पिताजी और माताजी दोनों हमें इतनी जल्दी अकेला छोड़ गए। मुझे अभी उनकी बहुत जरूरत थी। अब मेरा मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं बचा। रानी अंबिका शांत स्वर में कहती हैं, महाराज, आप दुखी मत होइए। यह तो संसार का नियम है, जो आता है उसे एक न एक दिन जाना ही होता है। कोई जल्दी चला जाता है, कोई देर से, लेकिन यह सच है कि आपको बड़े महाराज और राजमाता की अकस्मात मृत्यु का दुख है। महाराज यह सुनकर चौंकते हैं। वे अंबिका की ओर ध्यान से देखते हैं और सवाल करते हैं, तुम्हें कैसे पता कि बड़े महाराज और राजमाता की अकस्मात मृत्यु हुई थी? रानी अंबिका थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन बात को संभालते हुए मुस्कुराकर कहती हैं, महाराज, अभी आपने ही तो कहा था कि उन्होंने आपको इतनी जल्दी अकेला छोड़ दिया, तो मैंने अनुमान लगाया कि शायद उनकी मृत्यु अचानक ही हुई होगी। इसके बाद दासियां रानी अंबिका को उनके कक्ष में ले जाती हैं। रास्ते में वे आपस में कानाफूसी करती हैं। रानी अंबिका तो दिखने में हमारी ही तरह साधारण है, फिर महाराज ने इनसे विवाह क्यों किया होगा? इन सभी बातों की आवाजें रानी अंबिका के कानों तक पहुंच रही थीं, लेकिन वो बस मंद मंद मुस्कुराती रही। जब दासियां रानी अंबिका को उनके कक्ष के भीतर छोड़कर बाहर चली जाती हैं, तो वहां पहले से ही एक दासी मौजूद होती है। वह रानी अंबिका को देखकर श्रद्धा से कहती है, रानी जी, आप तो बहुत ही सुंदर हैं, बड़ी रानियों से भी अधिक। इस पर रानी अंबिका मुस्कुराकर कहती हैं, तुम भी तो बहुत सुंदर हो, कहीं तुम्हारा नाम सुंदरी तो नहीं है? दासी थोड़ी संकोच के साथ हंसते हुए कहती है, अरे रानी जी, हम गरीब लोग भी क्या कभी सुंदर होते हैं? तब रानी अंबिका गंभीरता से बोलती हैं, सुंदरता का अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं होता। जिसका मन सुंदर होता है, उसका तन भी सुंदर दिखाई देता है। बस फर्क इतना है कि लोग मन की सुंदरता नहीं देख पाते, केवल बाहरी रूप पर ध्यान देते हैं। दासी भावुक होकर कहती है, वाह रानी जी, आप तो बहुत अच्छी हैं और आपकी बातें दिल को छू जाती हैं। मैं तो खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिला। राजमहल में विवाह के कुछ दिन बाद तक महाराज महेंद्र प्रताप सिंह का व्यवहार रानी अंबिका के प्रति औपचारिक और सीमित था। उन्होंने वचन निभाया था, पर मन अभी भी उनसे जुड़ा नहीं था। वे अधिकतर समय दरबार, शिकार या पुरानी रानियों के साथ व्यतीत करते। रानी अंबिका को इस दूरी का भान था।
पर वे न तो शिकवा करती और न ही कोई प्रयास करती राजा का ध्यान खींचने का। उनका व्यवहार शांत, गंभीर और आत्मसम्मान से भरा हुआ था। एक दिन महाराज की प्रिय घोड़ी चंद्रिका अचानक बीमार पड़ गई। राज्य के सभी वैद्य और आयुर्वेदाचार्य ने उसे ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। चंद्रिका महाराज की बचपन की साथी थी, इसलिए वे बहुत उदास और चिंतित रहने लगे। जब रानी अंबिका को यह बात पता चली तो उन्होंने चुपचाप एक खास जड़ी बूटी और घरेलू उपचार तैयार करवाया और खुद अपनी देखरेख में घोड़ी को देने लगी। 4 दिन बाद जब महाराज अस्तबल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चंद्रिका पहले से काफी बेहतर है और धीरे धीरे टहल रही है। यह देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सैनिकों से पूछा, यह कैसे संभव हुआ? इसे तो कोई भी ठीक नहीं कर पा रहा था। एक सैनिक ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, रानी अंबिका ही रोज यहाँ आती थी। वे खुद अपने हाथों से चंद्रिका को दवा देती थीं, उसकी सेवा करती थीं और मन से उसे ठीक करने का प्रयास करती थीं। यह सुनकर महाराज स्तब्ध रह गए। उनका मन पहली बार किसी स्त्री के प्रति केवल रूप नहीं, गुण की ओर खिंचा। वो वहां से चलने लगे तो उन्हें बाग में रानी अंबिका दिखाई दी। उन्होंने रानी अंबिका की ओर देखा, उस नारी की ओर जो चुपचाप बिना किसी दिखावे के केवल स्नेह और कर्तव्य से भरी थी। शायद पहली बार उन्होंने किसी स्त्री को केवल उसकी सुंदरता से नहीं, उसके व्यक्तित्व से चाहा। एक दिन रानी अंबिका मुस्कुराते हुए महाराज से कहती हैं, चलिए महाराज, आज शतरंज की एक बाजी हो जाए। महाराज आश्चर्य से रानी अंबिका की ओर देखते हैं और कहते हैं, अंबिका, आपके कितने रूप हैं। आपने कभी बताया नहीं कि आप शतरंज खेलना भी जानती हैं। रानी अंबिका मुस्कुराकर कहती हैं, महाराज, ज्यादा नहीं, पर थोड़ा बहुत खेलना जानती हूँ। महाराज हंसते हुए कहते हैं, तो फिर ठीक है, आज एक बाजी हो ही जाए। आपकी बुद्धि और विवेक को भी परखा जाए, देखा जाए कि आप शतरंज में कितनी निपुण हैं। दोनों शतरंज खेलने बैठते हैं। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, रानी अंबिका की चालों को देखकर महाराज का आश्चर्य बढ़ता जाता है। कुछ देर खेलने के बाद अचानक रानी अंबिका मुस्कुराकर कहती हैं, ये रही मेरी आखिरी चाल, आपको शह और मात दी। महाराज स्तब्ध रह जाते हैं और अंबिका को देखते ही रह जाते हैं। परंतु दंभी पुरुष हार इतनी आसानी से कहाँ स्वीकार करते हैं। अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के अहंकार में महाराज कहते हैं, अंबिका, मैं राज्य की कुछ समस्याओं में खो गया था, इसीलिए ध्यान भटक गया। नहीं तो शतरंज में मुझे कोई हरा दे, ये संभव नहीं। फिर वे मुस्कुराकर कहते हैं, आओ एक और बाजी हो जाए। रानी अंबिका भी शांत स्वर में कहती हैं, ठीक है महाराज, खेलते हैं एक और बाजी। रानी अंबिका पहली चाल चलती है, फिर महाराज अपनी चाल चलते हैं। इसके बाद जब रानी अंबिका अगली चाल चलती है तो मुस्कुराते हुए कहती हैं, महाराज, वजीर से सीधे राजा को शह देने के लिए आक्रमण की योजना बनाई जा रही है। महाराज, आप अपने सेनापति से कहिए कि वह तुरंत अपने जासूस भेजे और पता करवाए। अपने राजा को बचाइए महाराज। उत्तर दिशा से राज्य पर कोई आक्रमण की तैयारी कर रहा है। वहां तंबू गाड़ दिए गए हैं। रानी अंबिका बोलती जा रही थी और महाराज उसकी बातें सुनते जा रहे थे, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि रानी अंबिका शतरंज की चालों के बीच ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। महाराज चकित होकर पूछते हैं, अंबिका, शतरंज के बीच में ये सब बातें कहाँ से आ गईं? रानी अंबिका गंभीर होकर कहती हैं, महाराज, शतरंज तो केवल प्रतीक है, असली चालें अब बाहर चल रही हैं। अभी समय नहीं है संदेह या प्रश्न का। कृपया अपने सेनापति को तुरंत आदेश दें। रानी की गंभीरता देखकर महाराज तुरंत सेनापति को बुलवाते हैं और आदेश देते हैं, उत्तर दिशा की सीमा पर कुछ गड़बड़ है। तुरंत सैनिकों को भेजकर वहां की स्थिति का पता लगाओ। यदि कोई शत्रु हमारी ओर बढ़ रहा है तो हमें पहले ही सतर्क होना होगा। महाराज के आदेश पर सेनापति अपने कुछ विश्वसनीय सैनिकों को उत्तर दिशा की ओर रवाना करता है। कुछ समय बाद वे लौटकर सूचना देते हैं कि उत्तर दिशा की सीमा पर दूसरे राज्य की सेना ने पड़ाव डाल रखा है। उनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं। हमें उनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। सेनापति यह सूचना तुरंत महाराज तक पहुंचाता है। यह सुनकर महाराज गंभीर हो जाते हैं
और सेनापति को युद्ध की तैयारी करने का आदेश देते हैं। इसके बाद महाराज रानी अंबिका के पास आते हैं और आश्चर्य से पूछते हैं, अंबिका, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है जिससे तुम आसपास हो रही घटनाओं को पहले ही जान लेती हो? महारानी, तुम्हारे कितने रूप हैं और कितने रहस्य। रानी अंबिका शांति से मुस्कुराकर कहती हैं, महाराज, अभी इन सब बातों पर सोचने का समय नहीं है और ना ही आपको दुश्मन की चिंता करने की जरूरत है। आप बस युद्ध की तैयारी कीजिए, विजय निश्चित रूप से आपकी ही होगी। रही बात मेरे रहस्यों की, तो समय आने पर सब कुछ स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। रानी अंबिका की बातों में कुछ ऐसा विश्वास और दृढ़ता थी कि महाराज को भी उनकी बात सही लगने लगती है। उनके मन में पहली बार रानी के लिए श्रद्धा और विस्मय एक साथ जन्म लेता है। महाराज सेनापति के साथ युद्ध की तैयारियों में लग जाते हैं और कहते हैं, हमें सारी तैयारियां योजनाबद्ध तरीके से करनी होंगी, एक भी चूक नहीं होनी चाहिए। कुछ ही दिनों बाद दूसरे राज्य की सेना अभयगढ़ राज्य पर आक्रमण कर देती है, किंतु अभयगढ़ की सेना महाराज और रानी अंबिका की युक्तियों और सलाहों के अनुसार पहले से पूरी तरह तैयार होती है। युद्ध भूमि में जब आमना सामना होता है तो दुश्मन की हर चाल को नाकाम कर दिया जाता है। रानी अंबिका की रणनीति और महाराज की नेतृत्व क्षमता के चलते अभयगढ़ की सेना युद्ध क्षेत्र से विजयी होकर लौटती है। राज्य में चारों ओर उल्लास का माहौल छा जाता है। विजय की खुशी में राजमहल उत्सव के रंग में डूब जाता है। महाराज पहली बार इतने गर्व से रानी अंबिका की ओर देखते हैं, मानो कहना चाह रहे हों, आज अभयगढ़ को सच्ची महारानी मिल गई है। महाराज रानी अंबिका के पास आते हैं और कहते हैं, हमारी विजय की घोषणा तो आपने पहले ही कर दी थी, आप धन्य हैं। रानी अंबिका कहती हैं, आपकी यह जीत तो पहले से ही निश्चित थी। उनका आक्रमण करने का प्रयास ही निरर्थक था। आप एक अच्छे और सच्चे योद्धा हैं। महाराज कहते हैं, यह सब आपकी दूरदर्शिता और सूझबूझ के कारण ही संभव हुआ है। फिर महाराज कहते हैं, आज रात हमें जश्न मनाना है जो केवल आपके ही कारण है। आपको मेरी तरफ से विशेष निमंत्रण है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और फिर महाराज वहां से चले जाते हैं। रात का समय था। दरबार में जश्न का माहौल था। महाराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे। एक एक करके तीनों रानियां आईं। उन्होंने महाराज को नमस्कार किया और अपनी अपनी निर्धारित जगहों पर बैठ गईं। तभी रानी अंबिका दरबार में प्रवेश करती हैं। उन्हें देखकर महाराज एकटक उनकी ओर देखने लगते हैं। आज रानी अंबिका उन्हें अत्यंत सुंदर और प्रिय लग रही थी। मोहवश महाराज ने उन्हें अपने पास बैठने का निमंत्रण दे दिया। दरबार में नृत्य और संगीत का भव्य आयोजन आरंभ हुआ। रंग बिरंगे परिधानों में सजी नर्तकियां मध्यम रोशनी वाले मंच पर एक के बाद एक मोहक प्रस्तुतियां देने लगी। नर्तकियां अपनी प्रस्तुति दे रही थीं। तालियों की गूंज पूरे महल में फैल रही थी, लेकिन महाराज का ध्यान केवल रानी अंबिका पर केंद्रित था। जहां मंच पर उत्सव पूरे जोरों शोरों से चल रहा था, चारों ओर उत्सव का उल्लास था, वहीं महाराज रानी अंबिका की ओर मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे। रानी अंबिका भी महाराज को उतने ही आदर और प्रेम से निहार रही थी। दोनों के बीच कोई शब्दों का आदान प्रदान नहीं हो रहा था, लेकिन उनकी आंखों में एक गूढ़ संवाद चल रहा था। युद्ध की विजय की खुशी में मझली रानी तो बेहद खुश थी, लेकिन बड़ी रानी और छोटी रानी जलन में क्रोधित हो उठती हैं। वह देखती हैं कि महाराज का ध्यान केवल रानी अंबिका पर ही केंद्रित है, जिसे देखकर बड़ी और छोटी रानी जलन से भर उठती है। उत्सव पूरी भव्यता से संपन्न हुआ, लेकिन महाराज के लिए उस रात की सबसे सुंदर झलक रानी अंबिका ही रही। जश्न के समापन के बाद महल फिर से शांत हो गया। सभी रानियां और अतिथि अपने अपने कक्षों की ओर लौट गए और नींद के आगोश में खोने लगे। परंतु उस रात महाराज ने एक अलग निर्णय लिया। वे धीमे कदमों से रानी अंबिका के कक्ष की ओर बढ़े। कक्ष में प्रवेश करते ही रानी अंबिका ने उन्हें आश्चर्य और स्नेह से देखा। महाराज मुस्कुराए और बोले, पता नहीं क्यों, लेकिन जब मैंने आपको पहली बार देखा था और अब जब मैं आपको देख रहा हूँ तो एक अजीब सा अंतर महसूस होता है। आज आप कुछ और ही लग रही हैं, अत्यंत सुंदर,
शांत और एक अनकही ताजगी से भरी हुई। रानी अंबिका की आंखों में संकोच की एक हल्की सी मुस्कान तैर गई और पल भर को समय जैसे ठहर गया। रानी अंबिका हंसते हुए बोली, शायद मैं आपको अब अच्छी लगने लगी हूँ। उनकी बातों में शरारत भी थी और स्नेह भी। महाराज हल्के से मुस्कुराए, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़े और रानी अंबिका को अपने आलिंगन में भर लिया। दोनों की आंखों में वही खामोश भावनाएं थीं जो शब्दों से कहीं अधिक गहराई रखती थी। उस रात चांदनी उनके मिलन की गवाही दे रही थी और हवाओं में एक नई प्रेम कथा की सुगंध घुल गई थी। आधी रात में रानी अंबिका को अपने कमरे के बाहर कुछ आवाज सुनाई देती है। महाराज तब तक सो चुके थे। रानी अंबिका को ऐसा लगता है कि बाहर कोई है। उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। रानी अंबिका ने अपने कमरे से बाहर देखने की कोशिश की और धीरे धीरे दरवाजे से बाहर निकल गई। बाहर निकलकर वह महल के गलियारों में जाती है, लेकिन वहां भी उन्हें कोई नहीं दिखता। फिर अचानक एक आवाज सुनाई देती है। वह पलटकर देखती है तो पाती है कि मंझली रानी के कमरे से कोई बाहर निकला है। वह उसका पीछा करती है और देखती है कि मंझली रानी ही बाहर जा रही है, छिपते छिपते कहीं बाहर जा रही है। रानी अंबिका सोचती है कि इस वक्त रात के अंधेरे में मंझली रानी कहाँ जा रही है। वह उसका पीछा करने लगती है। मंझली रानी बगीचे में जाती है, जहाँ पहले से ही सेनापति भी मौजूद होते हैं। मंझली रानी सेनापति के गले लग जाती है। रानी अंबिका एक पेड़ के पीछे छिपकर यह सब देख रही थी। वह वहां से जाने का सोच ही रही थी कि फिर रानी अंबिका देखती है कि मंझली रानी और सेनापति दोनों बगीचे से बाहर एक गुप्त द्वार की तरफ बढ़ रहे हैं। रानी अंबिका भी उनका पीछा करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन यह सब देखकर रानी अंबिका के चेहरे पर कोई आश्चर्य के भाव नहीं थे, मानो उन्हें पहले से ही सब पता था कि कुछ ऐसा ही होगा। वह बस अपनी बात की पुष्टि कर रही थी। मंझली रानी और सेनापति उस गुप्त द्वार की तरफ जाकर कहीं गायब हो जाते हैं। रानी अंबिका उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वहां कई दरवाजे और चारों तरफ अंधेरा होने के कारण उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। कई दरवाजे होने के कारण रानी अंबिका को यह समझ में नहीं आता कि मंझली रानी और सेनापति किस दरवाजे के अंदर गए हैं। रानी अंबिका सोचती हैं, कोई बात नहीं, राजमाता ने जो मुझे बताया है उसका आज नहीं तो कल पुष्टि हो ही जाएगी। यह सोचते हुए वह राजमहल की ओर वापस आ जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। वापस आकर वह वही सब सोच रही होती हैं कि उनकी नजर महाराज पर जाती है, जो गहरी नींद में सो रहे थे। वह सोचती हैं, महाराज आप कितने निष्कपट और निष्कलंक हैं। महाराज आप कभी भी किसी का अहित नहीं कर सकते, लेकिन आपको यह नहीं पता कि आपका बहुत बड़ा नुकसान किया जा चुका है और अभी भी आपको पूरी तरह से बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। पर मैं आपके हर अहित को रोकने के लिए ही यहाँ आई हूँ, क्योंकि किसी के आंसू ने मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर किया है। महाराज क्या आप जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ, किस वजह से हूँ? आपको तो यह भी नहीं पता कि आपकी माता श्री राजमाता जीवित हैं। कहानी का अगला भाग बहुत जल्द आएगा, तब तक बने रहिए।